हेलो बेटा, मैं ना थर्ड बुक के चैप्टर वाइज सारे के सारे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगी। बेटा आपने इसके अंदर मैं हर चैप्टर को डिटेल में बता रही हूँ, हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। मैं 15-15 मिनट्स की वीडियोस देखूँगी। आप हर वीडियो के बाद उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, दिस इज़ अ थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बेटा आपने क्लास 11 के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी वो बनाई थी हमने प्रोप्राइटर की, या फिर हमने पार्टनरशिप की भी फर्स्ट बुक के अंदर करी है ना। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे कंपनी की। कंपनी जो होता है बेटा, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने क्लास 11th में जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़े थे। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना, कि जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज का जो एक्ट है, जो कंपनीज को कंपनीज के ऑपरेशंस के लिए, कंपनीज के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसके लिए 2013 का जो एक्ट है 2013 में बना था, उसके सेक्शन 129 में ये लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये बनाए जाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो कंपनी की कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब ये जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलती, ये ध्यान रखना। आपने क्लास 11 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, कंपनी इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलती। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलती है। दूसरी चीज़, ये जो कंपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, इसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाती है। प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब एक जनरल एक फॉर्म दे रखा है कि कौन सी आइटम को कहाँ लिखना है और किस पोजीशन पर लिखना है। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म है। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये जो किस फॉर्म के अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी है, किस फॉर्म के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ये कंपनी ने शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद आती है बात, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या क्या, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2/240 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में दिया हुआ है कि कंपनीज कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी कौन सी बनाएगी? बैलेंस शीट। ठीक है, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है क्या होता है? बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलती, कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद कंपनी बनाती है नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? वर्किंग नोट। ठीक है, कंपनी जो भी कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि समझो, एक दिमाग में एक बात रखो कि फिक्स एसेट्स दिखानी है कंपनी ने, फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स कितने तरीके की होती है? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस होनी है, वो सारी कैलकुलेशंस नोट्स टू अकाउंट्स में होएगी। उसका जो फाइनल आंसर होगा फिक्स एसेट्स का, वो फाइनल आंसर बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना? उसी तरीके से कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स कितने डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो और कौन कौन से रिजर्व्स यूज हुए, किस रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हुआ, वो सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारी नोट्स टू अकाउंट्स में होगी, और जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब आता है उसके बाद, ये तो 3 हो गए कंपनी के, ये जो 3 हमने पढ़ा, ये क्या है? ये क्या है? कंपनी कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। क्लियर? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्मेट देखिए बैलेंस शीट का। मैं थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करती हूँ। ये देखिए कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आपके बुक के पेज नंबर, आप अपनी बुक साथ में ओपन कर सकते हो, बुक के पेज नंबर 1.5 पर दिया हुआ है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट पे बनती है। मतलब अभी तक जो आपने बैलेंस शीट सीखी है वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट सीखी है, अब ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर पहले क्या होता है? पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं।
पहले आप सिर्फ लायबिलिटीज बोलते थे, अब लायबिलिटीज नहीं बोलते, कंपनी उसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलती है, और उसका एक साइड का टोटल कर दिया जाता है। टोटल कर दिया, देखो डबल लाइन साथ में नीचे क्लिक कर दी। उसके बाद सेकंड साइड हम ओपन कर देते हैं एसेट्स। तो कंपनी की बैलेंस शीट की दो साइड्स हो गई, एक साइड होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरी साइड हो गई एसेट्स। ठीक है, अब इसका तो इक्विटी एंड लायबिलिटी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के बेटा मेजर हेड्स होते हैं 4। अब मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी की बेटा चार मेजर हेड्स होते हैं। पहले मेजर हेड को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, दूसरे मेजर हेड को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे मेजर हेड को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथे मेजर हेड को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। ये जो 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है ये मेजर हेड्स हैं। बेटा बैलेंस शीट के अंदर हमने सिर्फ यही चीजें लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो हमने नोट्स टू अकाउंट्स में करनी है। क्लियर? अब ये जो मेजर हेड्स है शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, हर मेजर हेड के अंदर सब हेड होते हैं। शेयर होल्डर फंड का सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको लिखते कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को बेटा हम शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं। ये शेयर होल्डर फंड का तीसरा सब हेड है। तो शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। पेपर में ये आ सकता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को कहाँ लिखा जाता है, तब आप लिखेंगे कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में लिखा जाता है। इट इज अ लाइन, ऐसे बोलते हैं हम इसको, इट इज अ लाइन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस मेजर हेड के बेटा 4 सब हेड है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसी तरीके से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के भी 4 सब हेड है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर? अब देखिए बेटा, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग का एग्जांपल लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत सारे तरीके की होती है, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स। आपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर, कंपनी जो बोरो करती है। अब ये जो कितने कितने तरीके का कंपनी ने बोरो कर रखा है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस की जाएंगी नोट्स टू अकाउंट्स में, और उसका जो फाइनल आंसर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यहाँ पे प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। कंपनी जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाती है हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में बनाती है। तो इस साल की फिगर्स 2022-23 की फिगर्स, और साथ में यहाँ पे 21-22 की फिगर। ठीक है ना? तो पिछले साल मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना था, कंपनी यहाँ पे बताएगी कि पिछले साल मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना था, इस साल मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है। उसकी सारी कैलकुलेशंस कंपनी ने कहाँ करनी है? सारी कैलकुलेशंस कंपनी ने बेटा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर करनी है। अब आप जैसे ये नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड करंट लायबिलिटीज के हो गए 4 सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इसका लायबिलिटी साइड का सब कुछ हमने टोटल कर दिया। अब आता है टोटल आ गया लायबिलिटी साइड का। उसके बाद आती है एसेट्स। एसेट्स बेटा हमारी एसेट्स के 2 मेजर हेड्स हैं। पहला है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। ये जो नॉन करंट एसेट्स है इसका पहला सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपकी बुक 2 साल पुरानी है तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह लिखा होगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो अभी ये नाम चेंज हो गया, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली हमें बिल्कुल न्यू बुक से ही पढ़ना चाहिए। नॉन करंट एसेट्स, तो पहला सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पहला सब हेड ये हो गया। अब ये सब हेड के आगे देखो 4 और लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो नॉन करंट एसेट का जो पहला सब हेड है उसके अंदर आगे और सब हेड है 4। पहला कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? ये है टेंजिबल एसेट्स, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है हमारी कोई ऐसी टैंजिबल एसेट जो अंडर डेवलपमेंट है, लाइक जैसे बिल्डिंग बन रही है, अभी पूरी बिल्डिंग नहीं बनी, आधी बन के तैयार हो गई, वो लिखी जाएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर आता है इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई ऐसी इंटैंजिबल एसेट जो हम बनवा रहे हैं अभी बन के तैयार नहीं हुई, अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स,
नॉन करंट एसेट्स के सब हेड बता रही हूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये भी सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। आपको इसकी प्लेसमेंट पता होने चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स की। इसकी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन लिखा कहाँ जाता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आगे 6 तरीके की हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो आई एडवाइज यू, आगे के जो आपने चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर्स आपके तभी होंगे जब आप इस चैप्टर को अपनी अच्छे से कमांड, इसके ऊपर इस चैप्टर पे आपके अच्छे से कमांड होगी। तो आप इस चैप्टर को पहले साथ में याद कीजिए। आप इसको प्लीज़ साथ में रजिस्टर उठाइए, रजिस्टर उठाकर नोट कीजिए कौन कौन से मेजर हेड्स हैं, कौन कौन से सब हेड्स हैं, और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो एसेट साइड 2 मेजर हेड है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्लियर बेटा? नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड हैं और करंट एसेट्स के 6 सब हेड है। अब इसके बाद बेटा लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। इट्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वीडियो? 11 मिनट। अभी 5-6 मिनट और वेट कर सकती है एक्सप्लेन। बेटा अब इसके अंदर जो देखो ध्यान से समझना, अब इसके अंदर जो एक एक सब हेड है, मैं हर एक सब हेड को आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करूंगी, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस को एक्सप्लेन करूंगी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग को एक्सप्लेन करूंगी, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करूंगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके बाद मैं आपको एक एक आइटम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बेटा। हर सब हेड को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करने से पहले शेयर कैपिटल के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि शेयर कैपिटल आपका सेकंड बुक का चैप्टर 1 भी है। तो शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर फंड का पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही। उससे पहले बेटा मैं आपको अगला एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व्स लिखे जाते हैं ये प्लीज़ आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए, क्लियर, या फिर अपने रजिस्टर में साथ के साथ इसको स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के उसको नोट कीजिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व्स लिखे जाते हैं? रिजर्व्स तो आपको पता ही है, आपने अभी तक पढ़े हुए हैं रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ा, जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा, है ना। तो बहुत सारे रिजर्व आप पढ़ चुके हो, वो सारे रिजर्व लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं कंपनी की बात, हम कुछ स्पेशल रिजर्व पढ़ रहे हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन भी होता है, लेकिन हम कंपनी के हिसाब से जो स्पेशल रिजर्व है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं, अगर 2 साल की बुक होगी वो नहीं लिखना, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं बोलते। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, जिसके नाम के आगे भी रिजर्व आ रहा है। ये सारे रिजर्व हो गए। तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम है जिसके नाम के आगे रिजर्व नहीं आ रहा, लेकिन उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है। दूसरा है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जिसके नाम के आगे रिजर्व नहीं आ रहा, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट में लिखा जाता है सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या है? कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है? नहीं बनाती। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से अगर कंपनी का प्रॉफिट निकल रहा है तो सरप्लस में लिख देगी पॉजिटिव फिगर में। अगर कंपनी का यहाँ से लॉस निकल रहा है तो सरप्लस में लिख देगी नेगेटिव फिगर में। तो मतलब सरप्लस है क्या? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी उसका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब आफ्टर दिस क्लियर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है इसको एक्सप्लेन किया, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये देखना है ये चीज़ें लिखी कहाँ जाती है। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये लिखा कहाँ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को हम शेयर होल्डर फंड में तीसरा सब हेड के नाम से लिखते हैं। अगला सब हेड है हमारा, अगला मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप देखिए, अब जो मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। इट्स 14 मिनट। हाँ मैं 15 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी, तो पहली वीडियो है ये, 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आगे का, ठीक है।